नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ पाल स्वागत करता हूं आपका जनरल नॉलेज के एक और वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में यूपी होमगार्ड से संबंधित जीके का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, एक शॉर्ट क्लास, मैराथन क्लास मान सकते हो आप इसको, जिसमें हम कवर करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, उत्तर प्रदेश जीके, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स, पुलिस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न और करंट अफेयर्स भी। ठीक है, मतलब हम टोटल 10 टॉपिक से प्रश्न कवर करने वाले हैं। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि ऐसा क्रीम कंटेंट भाई और कहीं नहीं मिलता है। ठीक है ना, तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और तैयारी करना शुरू कर दो। ठीक है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, आपको बस इसी चैनल के माध्यम से पूरी कंप्लीट तैयारी मैं कराऊंगा। ठीक है ना, डेली वीडियो पढ़ती है और पूरी कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। ठीक है ना, बस सब्सक्राइब कर लो। हर टॉपिक से कहीं से प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है ना, तो एक शॉर्ट मैराथन क्लास है, इसे आप लोग जो है पूरा वॉच कीजिएगा। ठीक है ना, चलो तैयारी अच्छे से चल रही होगी उम्मीद करता हूँ। देखो, सवाल पहला है, अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंदुसार, दशरथ, संप्रति। अगर आपको पता है तो बताओ, मैं बताऊंगा ही। दशरथ। ठीक है, दशरथ। अशोक के बाद दशरथ जो है गद्दी पर बैठा था। जितने भी प्रश्न है ना दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम से ओरिएंटेड होंगे। ठीक है ना, एकदम एग्ज़ाम से ओरिएंटेड होंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है भाई। बस एकदम कंप्लीट पूरा आपको अच्छे से तैयारी कराऊंगा। बस आप लोग पूरा एक बार एंड तक वीडियो देखना, इसके बाद कमेंट बॉक्स में फेंक के जाना जो भी आपके मन में हो। ठीक है, विचार, जो भी विचार हो। चलो अगला सवाल देखो, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था मेरे दोस्त, बताओ। पता है तो बताओ फटाक से, मैं बताता हूँ। क्या? देवभूति। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं, देवभूति बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। ठीक है, ये थे हिस्ट्री से संबंधित। चलो अगला सवाल देखो, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है, बताओ। ऑप्शन है, माउंट लोहत्से था, या माउंट मकालू है, या माउंट फूजो है, या माउंट कंचनजंगा है। मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है ये। ठीक है, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर है मेरे प्यारे साथियों, माउंट कंचनजंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी गए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल ये है कि अंडमान और निकोबार प्रशासन के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप या उपद्वीप चट्टानी है? बहुत ही अच्छा सवाल ये भी है, इसे मैं डबल स्टार मार्क कर देता हूँ। अब समझ लो ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रश्न क्या है, फिर से सुनिए। अंडमान और निकोबार प्रशासन के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप या उपद्वीप चट्टानी है, बताओ। कितने हैं? 836। इसे याद कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हम, पता है कोई नहीं बता पाया होगा। 836 उपद्वीप चट्टानी है। ठीक है, अंडमान और निकोबार के। ठीक है ना, चलो अगला सवाल देखो, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? ये भी अच्छा सवाल है। जितने भी हैं बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो मैंने स्टार मार्क देता हूँ वो मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न होते हैं, याद रखिएगा। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? किसने तैयार किया था, बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ यार। क्या? त्योहार राम मनोहर सिन्हा, यही थे ना? ये और कोई था? नहीं, ये नहीं थे शायद। ठीक है, ये नहीं थे, ये गलत है, हमें लग रहा है ये नहीं थे। जो भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को तैयार करने वाले वो नरसिंह राव थे। ठीक है, नरसिंह राव। ठीक है दोस्तों, ये नहीं है, ये नहीं है, एक सेकंड, ये नहीं है, ये सही है, ये करेक्ट आंसर है, नरसिंह राव थे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक किसके संविधान द्वारा प्रभावित होती है? भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक किसके संविधान द्वारा प्रभावित होती है, बताओ। ये हो जाती है जापान के द्वारा। ठीक है दोस्तों, संविधान ओ जापान के द्वारा। माफ़ करना दोस्तों, थोड़ा नॉइज़ हो रहा है, बगल की आवाज़ आ रही है, बोल रहे हैं। अगला सवाल देखो, पावर्टी एंड फर्मिस पुस्तक के लेखक कौन है? पावर्टी एंड फर्मिस के पुस्तक के लेखक कौन है, बताओ 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 भाई। अमर्त्य सेन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अमर्त्य सेन। ठीक है, पावर्टी एंड फर्मिस पुस्तक के लेखक कौन है? अमर्त्य सेन है। ठीक है ना, अगला सवाल देखो, उत्पादन के विभिन्न साधनों में कौन कौन शामिल है?
उत्पादन के विभिन्न साधनों में कौन कौन शामिल है? तो भूमि, श्रम, पूंजी, ये सभी हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्पादन के क्षेत्रों में जो है भूमि भी है, और श्रम भी है और पूंजी भी है। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है बताओ? 7। बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, 7 रंगों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 7 रंगों से मिलकर श्वेत प्रकाश बना होता है। अगला सवाल देखो, ये मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, डबल स्टार मार्क कर देता हूँ मैं। ठीक है, देखो, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग कितनी होती है? बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों ये होती है 455 से 390 एनएम। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। देखो तैयारी कर रहे हो ना इससे, तो आप एक बार नॉर्मल वीडियो पूरी चल जा रही है, इसके बाद एंड में 2 4 5 मिनट बाद आप फिर से इस वीडियो को ओपन करना और 2x स्पीड में रिवाइज कर लीजिएगा, फिर आपके माइंड में पूरा का पूरा फीड हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखो क्या है। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से थे? प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान, ये भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध सितार वादक कौन थे? तो नवाब इनायत खान थे। ठीक है, ये किस जिले से संबंधित है या किस जिले के थे? तो दोस्तों ये थे इटावा, इटावा जिले के। ठीक है, इटावा जिले से। अगला सवाल देखो, एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला कौन सा है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है? यह उत्तर प्रदेश करंट अफेयर है। ठीक है, तो बताओ कौन सा है भाई ऐसा त्यौहार? नौचंदी मेला है। ठीक है, नौचंदी मेला है। ठीक है, एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला कौन सा है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिन बाद मनाया जाता है? तो वह है नौचंदी मेला। ठीक है दोस्तों, चलो अगला सवाल देखो, उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है बताओ? उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विधान परिषद। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो जो ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं। ठीक है, विधान परिषद। अगला सवाल देखो, उत्तर प्रदेश के राज्य उत्तर प्रदेश राज्य के पुष्प का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश का पुष्प का नाम क्या है बताओ? राष्ट्रीय राज्य के पुष्प का नाम क्या है? या आप ये भी बोल सकते हो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा पलाश। ठीक है, पलाश। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, यूपी रेरा स्वीकृत परियोजनाओं में कुल कितनी इकाइयां विकसित करने का लक्ष्य है? यूपी रेरा स्वीकृत परियोजनाओं में कुल कितनी इकाइयां विकसित करने का लक्ष्य है बताओ? लगभग 1470। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लगभग 1470। ठीक है, अगला सवाल देखो, 2025 प्रयाग महाकुंभ मेले में भगदड़ की घटना किस तिथि को हुई थी? ये भी डबल स्टार मार्क कर लो आप। ठीक है, तो 2025 में प्रयाग में महाकुंभ मेले में भगदड़ की घटना जो हुई थी वह किस तिथि को हुई थी? 29 जनवरी 19 जनवरी 2025 को। ठीक है, 29 जनवरी को हुई थी। ठीक, अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति थे? बहुत ही अच्छा सवाल। निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है बताओ? मेजर सोमनाथ शर्मा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मेजर मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, अगला सवाल देखो, थोड़ा सर्दी है इसलिए आवाज़ थोड़ा आपको वैसे आ रही होगी। तो अगला सवाल देखो क्या है, भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? ये भी डबल स्टार मार्क कर देता हूँ मैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक, भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं बताओ? 5। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 5 है। ठीक है ना, अगला सवाल देखो क्या है। अब अगला सवाल ये है कि वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों का फाइनल किसने जीता? वर्ल्ड 2025 में कबड्डी का चैंपियनशिप फाइनल किसने जीता था बताओ? किसने? भारत ने। ठीक है ना, भारत ने जीता। कबड्डी चैंपियनशिप 2025 वर्ल्ड कप जो है यह फाइनल भारत ने जीता था। ठीक है, अगला सवाल, लास्ट सवाल देख लो। लास्ट सवाल ये है कि इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 कहाँ आयोजित हुआ? बहुत ही अच्छा सवाल, डबल स्टार मार्क कर देता हूँ मैं। इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह आयोजित हुआ था दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लो। सिलेक्शन 100% होगा दोस्तों, आपको ऐसा क्रीम कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा ऐसा यूट्यूब पर। ठीक है, सिर्फ मैं ही बनाता हूँ, बहुत मेहनत करके बनाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसी प्रकार से आपको डेली यूपी होमगार्ड से संबंधित जो है संपूर्ण
जीके का जितना भी टॉपिक है ना, सबको एक ही वीडियो में समेट कर हम आपको देते हैं, ठीक है। एकदम क्रीम कंटेंट है कि नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर ऐसा कहीं भी आपको मिल रहा हो तो प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, मेरी वॉइस पर, वीडियो क्वालिटी पर मत ध्यान देना, ठीक है ना। बस प्रश्न क्या क्या मैंने बताया है उसे आप लोग एकदम ध्यान से एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा बस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।